दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मखदूम अली और आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज़। दोस्तों, हैदराबाद के सैयद शाह हुसैनी साहब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। उनका सीधा तौर पे ये कहना है कि बीजेपी 10-11 साल पहले से ये कानून लाने के प्लानिंग में थी और बाज़ाब्ता उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ें डाली थी 2014 में, और उसके बाद 2019 में उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाले थे, लेकिन फिर भी हमारे जो मुस्लिम कायद हैं वो खामोश थे और कोई भी तैयारी क्यों नहीं कर सके। हमारे जो मुसलमान कायद हैं जो अब अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, वो लोग क्यों खामोश थे इतने साल तक, जब बीजेपी ने बाज़ाब्ता अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि ये लोग ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, पर फिर भी इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। इस तरीके के कई सवाल सैयद शाह हुसैनी साहब ने अपने इस वीडियो में उठाए हैं, तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल का? कैसे हो गई फिर से मुसलमानों की हार? किसने सही वक्त पर सही काम नहीं किया? कौन है जिम्मेदार? वक्फ बिल में अमेंडमेंट करने के लिए 2014 से यानी 11 साल से कोशिश चल रही थी। बीजेपी हुकूमत ने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम ये जरूर करेंगे। 2019 में भी बीजेपी ने थोड़े चेंजेस किए थे और उसे भी अपने मैनिफेस्टो में वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से खुलकर बता दिए थे। और हमारे पास हमेशा ये हाल रहा कि मुसलमानों के नाम पर क़यादत करने वालों के पास ना कोई मैनिफेस्टो था और ना कोई प्लानिंग और ना कोई इरादा। बस मोदी के नाम पे विरद करना और गलियों में मजहबी नारे लगा के मुसलमानों के 2-4 सीट जीत लेना। इससे हटके कुछ नहीं रहा। यह वक्फ अमेंडमेंट बिल की कोई छुपी हुई बात नहीं थी और ना ये काम कोई अचानक तौर पे हुआ। बीजेपी अपने इरादों और अवाम के साथ मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर डटी रही और 2014 में कही हुई बात 2024 में पूरा कर दी। अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके 5 महीने बाद जनवरी 2025 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। उसके 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया और उसी महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल की इजाजत दे दी। कानून बन गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया और कानून इंप्लीमेंट भी हो गया। उसके 2 महीने बाद यानी जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ और 6 महीने का टाइम दिया गया कि 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपने अपने वक्फ जायदादों की जानकारी अपलोड कर दो, उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ओवरऑल बात यह है कि 11 साल पहले बता दिया गया था और 1.5 साल पहले पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। सोब हो जाने के बाद मुसलमानों के ठेकेदारों और सियासी उलमाओं ने उठकर वजू किया और मुंह तरफ दारुस्सलाम के पीछे सियासी इमाम के कहकर सफ बना लिए और असदु अकबर कहकर हाथ बांध के पीछे ठहर गए। अब जब कौम के मजहबी रहनुमा, मुफ्ती, उलेमा, आइमा और दीनी मुकर्रिरीन ही जब सियासतदानों को अपना इमाम मानकर उनके पीछे खुद मुख्तदी बन गए, तो लाजिम है सियासतदान तो दीन और मुसलमानों के नाम पर सियासत ही करेंगे। वो उनका पेशा है, उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बिल्स आते रहना तो उनके लिए जैकपॉट है। मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट्स में ऐसे बिल्स आते रहते और हमारे लोग उसको वहीं पर फाड़ देते। फिर बिल पास होकर सोब हो जाने के बाद कहीं ना कहीं मजहब और मुसलमानों का इस्तेमाल करके गलियों में अपने 2-4 सीट जीतने का इंतजाम कर लेते। बाबरी मस्जिद पर 25 साल तक सियासत किए, ट्रिपल तलाक पर सियासत किए और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देख लीजिए क्या हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरा काम पक्का हो गए बाद नाम शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लिया गया। वो बोलते ना, दूसरों के खांधे इस्तेमाल कर लेके अपना काम निकाल लेना, फूटे तो दूसरों के खांधे फूटते और अपन सेफ रहते। ऐसे ही नाम किसी और का लिया गया और प्लेटफॉर्म्स किसी और के बनते रहे। जलसे तकारीर पूरे सियासी जमात के थे। हर तरफ नकीब मिल्लत जिंदाबाद और हबीब मिल्लत जिंदाबाद के नारे थे। ऑल इंडिया लेवल पर पूरा मीडिया कवरेज और प्रमोशन सियासी था। वक्फ अमेंडमेंट बिल का तो कुछ काम नहीं हुआ, बस एहतजाज के नाम पर वही अपना फेवरेट टाइम पास।
वही जज्बाती जलसे और तकारीर हुए। जलसे तकारीर से कब हुकूमतों के फैसले बदले, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। तकरीरों से कभी इनकलाब नहीं आया। बस ऐसे ही जलसे तकरीरों से मुसलमान कौम के साथ लगातार 3 महीने तक टाइम पास किया गया। और मुसलमानों का तो वो हाल करके रखे, वो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते नहीं, अड्डा मड्डा खेल रहे थे। असल मैदान कहीं और रहता। इधर 4 गड़े बना लेते और मुसलमानों को उसमें डाल के रखते। कभी इधर के गड़े में से निकाल के उधर डाल देते, कभी उधर से इधर डाल के बंद कर देते। मुसलमाना वहीं 4 गड़ों में इधर से उधर बिजी रहते और उधर असल मैदान में काम तमाम हो जाता। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसे ही करे। हुकूमती सतह पर काम कहीं और चल रहा था और इधर सिग्नेचर कैंपेन चला के कौम को रद्दी जमा करने के काम पे लगा दिए थे। इस वक्त भी अजीब अजीब हरकतां किए। इतने काबिल लोग, इतने दानिश्वर लोग, इतने शरीयत के आला लोग, इतने सियासी आला लोग, और ये हरकतें देख के मेरे जैसे एक आम इंसान को बहुत बड़ा ताजुब हुआ कि आखिर करना क्या है और ये लोग क्या कर रही। हर जुमा में मस्जिद के नमाजियों को पकड़ के काले चिंदिया बन दिए। नमाजियां नमाज पढ़ के निकलते ही उनको लाइन बना के खड़ा कर दिए। गलियों में चीखा मार लिए। बत्ती गुल बोल के घरों और दुकानों की लाइट बंद कर लिए। ये हरकतों से किसको क्या फर्क पड़ने वाला। काले चिंदियां क्या, पूरे काले कपड़े पहन के फाड़ लेके फिरो। 5 मिनट घरों की लाइट बंद कर लेने से क्या होने वाला, पूरे लाइटा फोड़ लो। ये हरकतों से आपके बाजू की गली वालों को फर्क नहीं पड़ता, तो इतने बड़े बड़े उलेमा, सियासतदान, दानिश्वर लोग किस खुशफहमी में इन हरकतों से हुकूमत से टकराने की बात करते हैं। कौन सी दुनिया, कौन से जमाने के हैं ये लोग। उधर बीजेपी 11 साल पहले इत्तला देके 1.5 साल पहले पूरा काम कर दी, और ये हमारे बड़े और जिम्मेदार लोग गलियों में लाइन बना के काले चिंदिया बन के रात में लाइट बंद कर लेके खुश हो रही। सोचिए जरा आप लोग कि किस कदर हमारे बड़े और जिम्मेदार लोगों ने हमारी मुसलमान कौम को इतना डिग्रेड, बेवकूफ बनाकर टाइम पास किया। यह सोब देख के मैं तो उसी वक्त से बोल रहा हूं कि अगर मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हो तो सही लेवल पर काम क्यों नहीं कर रही। मुसलमानों के बड़े मुफ्ती, आलिम और पर्सनल लॉ बोर्ड बने हो, जिम्मेदारी लिए हो मुसलमानों की, तो सियासतदानों की गोद में क्यों बैठे हो। मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हुए आला सतह पर काम क्यों नहीं किया जाता। सियासतदानों के गोद में बैठकर मुसलमान कौम से टाइम पास क्यों किया जाता। एक सिंपल सी लॉजिक सबके सामने है। सियासतदान तो खुले आम दीनी जलसों से मोदी को बुरा बोलते, तो उसी सियासतदान की गोद में बैठकर मोदी से बिल वापस लेने की कैसा उम्मीद कर सकते हैं। मोदी को अगर मुसलमानों के हक में कुछ अच्छा करना भी होगा तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के दीनी जलसों से मोदी को बुरा कहा जाता है। अपने आप को मुसलमानों का कायद बताकर, दीनी मुकद्दस नारे लगाकर जब मोदी को बुरा कहेंगे तो लाजिम है मोदी हो या कोई और, मुसलमानों को केयर भी नहीं करेंगे और उन्हें अपना दुश्मन समझेंगे, क्योंकि उन्हें दुश्मनी का खुला पैगाम दीनी जलसों से दिया जाता। मैं सोशल मीडिया पर कई वीडियोस बनाकर आवाम के लिए पोस्ट किया। मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट के हालात हाजिरा बताने के लिए कई पोस्ट में इशारे दिया। जिस तरह मुसलमानों का टाइम पास किया जा रहा है वो खुलकर लिखा, जो अभी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, देख लीजिए। मुझे मुनाफिक, गद्दार, मीर सादिक, मीर जाफर कहा गया, बड़े बड़े फतवे दिए गए, और आज देखिए पूरी मुसलमान कौम को डुबाकर भी जिम्मेदार लोग मुसलमान बने हुए हैं। मेरे जैसा एक अदना इंसान, एक आम इंसान जब यह सब आसानी से समझ सकता, तो कौम के इतने बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, इतने बड़े बड़े सियासतदान लोग, इतने बड़े बड़े जमातें संभालने वाले, इतने बड़े बड़े दानिश्वर हजरात जानबूझकर मुसलमानों का टाइम पास क्यों किए। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि कई बड़े लोगों को कॉल किया तो सब यही बोले कि सारी दुनिया एक तरफ रहती और आपकी सोच एक तरफ रहती। तो बेशक मैं किसी भी सियासतदान को अपनी दुनिया मानकर उनके पीछे नहीं रहता। मैं जितनों से बात किया तो सब यही बताए कि कौम के जिम्मेदार, कौम के बड़े लोग काम कर रहे हैं। आप इस बारे में फिल वक्त खामोशी इख्तियार करिए और कौम को हमारे प्रोग्राम से दूर मत करिए। तो आज बताइए मुसलमानों को आप लोग कि मुसलमानों की जिम्मेदारी लेकर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से आप लोग क्या किए। मैं जो 1.5 साल से बोल रहा हूं आज वही हुआ। आप लोग जलसे तकरीरों और काले चिंदियों से कौम का वक्त बर्बाद कर दिए। हद तो ये हो गई कि जब हुकूमत ने 6 महीने का टाइम दे दिया कि जाओ उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करो,
اپنی وقف جائیداد کی انفارمیشن اپلوڈ کرو، ورنہ وقف جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حکومت کی طرف سے اتنا کھلا پیغام ملنے کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اعلان کرتا ہے کہ نہیں، یہ سب مت کرو، امید پورٹل کو بائیکاٹ کرو، کوئی بھی امید پورٹل پر رجسٹریشن مت کرو۔ باضابطہ مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے روکا گیا۔ اب وجہ اس کی کچھ بھی بتا لیجئے۔ جب پورا کام پکا ہو گیا، قانون بن گیا، قانون امپلیمنٹ ہو گیا اور ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، تو پھر مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کی کیا ایسی حکمت عملی تھی؟ صرف جذباتی تقریراں کر لیے، ویڈیوز لے کے اس کے پیچھے دینی بیک گراؤنڈ لگوا کے اپنی واہ واہی کر لیے۔ 11 سال کا ٹائم ملا، کچھ نہیں کرے، اور صوب ہو گئے بعد نکل کے میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے، اپنے دلوں سے پولیس کا خوف نکالو، ظالم طاقتوں اور بی جے پی کا خوف نکالو، کوئی کچھ نہیں کر لے سکتا، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں، اپنی عظیم جانوں کی قربانی پیش کریں گے، بڑی بڑی طاقتیں ہماری چوکھٹ پہ آئیں گی، اسد الدین اویسی صاحب کی آواز آئیں گی تو ہم تمام مسلمان لبیک کہتے ہوئے ان کی آواز پر گھروں سے نکل جائیں گے، آ جاؤ مقابلہ کرنے آ جاؤ۔ یہ سب تقریراں کر کے سب کو باہر بلا کے کالے چندیاں بن کے سڑکوں پہ لائن بنا کے کھڑا کر دیے، پوروں کو جمع کر لیے، جمع کر لے کے نقیب ملت زندہ باد، حبیب ملت زندہ باد کے نعرے لگوا لیے۔ کہاں تھا مقابلہ؟ کئے کا میدان؟ سوب سیاست کھیل لیے۔ یہ سوب سے کروڑ درجے بہتر تو وہ شاہین باغ کی 90 سال کی بڈھی دادی تھی جو احتجاج کس کو بولتے بتا دی، کالے چندیاں بن لے کے لائٹ بند کر لے کے بھامٹے جذباتی باتاں کر لیتے نہیں بیٹھی تھی وہ، جیسا ہمارے مسلمانوں کے ذمہ داراں، بڑے بڑے لوگاں، بڑے بڑے آوازاں نکالنے والے سب ٹائم پاس کر کے مسلمانوں کا وقت برباد کر دیے۔ کئی لوگ پوچھے تھے کہ کیا کرنا بتاؤ، لیکن حقیقت میں میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کہوں، کیونکہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے دانشور حضرات سب سیاسی پلیٹ فارم پر کام کر رہے تھے، تو میری کیا اوقات اور میری کیا مجال کہ میں اپنی بات سامنے رکھوں۔ جب 11 سال پہلے بی جے پی اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دی تھی کہ وقف میں اس طرح کے امینڈمنٹ لائیں گے، تو 11 سال سے مسلمانوں کے ذمہ داران بھی اپنا مینیفیسٹو بنا کر وقف جائیدادوں کو بچانے کا کام کر سکتے تھے۔ اسٹیٹ لیول پر وقف بورڈ میں جو وقف ڈاکومنٹس ہے اسے سیگریگیٹ کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ میں وقف جائیدادیں کہاں ہیں، کتنے ہیں، یہ سب نشاندہی کرتے ہوئے، اس کی جانچ کرتے ہوئے، سب ایک صحیح آرڈر میں لیتے ہوئے اس کا آن لائن ڈیٹا ریڈی کر سکتے تھے، اپنی وقف جائیدادوں کو اسٹیٹ لیول پر آفیشلی سیکیور کر سکتے تھے۔ 11 سال ملے، 11 سال کے عرصے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہمارے عالی جناب نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کو اتنی نالج ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جانتے، شریعت جانتے، وقف کیا ہے جانتے، امینڈمنٹس کیا ہو رہے ہیں جانتے، تقریراں کر کے عوام کو اپنی نالج بتاتے، میڈیا میں بیٹھ کر اینکرز کو سمجھاتے، علماؤں کو سمجھاتے، ڈیبیٹ کرتے، اور جب خود بیرسٹر ہے تو سپریم کورٹ میں بہتر طریقے سے خود کیس لڑ سکتے تھے، ججز کے سامنے اپنی نالج بتا سکتے تھے۔ اسد صاحب خود بولتے کہ ان کی زبان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر ہر طرف مسلمانوں کی بات کرتے، شریعت کی بات کرتے، تو خود کیس لڑ کر سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اپنی نالج اور زبان کا پاور بتا سکتے تھے۔ اصل میدان تو وہاں ہے، پبلک سن کر کیا کرے گی، پارلیمنٹ میں پیپرز پھاڑنے سے کیا ہوگا، میدان چھوڑ کر سب کام ہو جانے کے بعد صرف عوام میں جلسے تقریراں اور میڈیا ڈیبیٹس کر لینے سے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ بس دنیا کو یہی معلوم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے واسطے آواز اٹھاتے، پارلیمنٹ میں پیپراں پھاڑتے۔ اس سے ہٹ کر کیا؟ مسلمانوں کو آواز کی ضرورت نہیں ہے، پھٹے ہوئے پیپروں کے ردی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو بھاشن سن کے کچھ کرنا نہیں ہے، ٹی وی پہ ڈیبیٹ سن کے کچھ کرنا نہیں ہے۔ کیا کریں گا مسلمان سوائے کالے چندیاں بن کے پھرنے کے؟ مسلمانوں کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جب 2024 میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کرنے کی تیاریاں شروع ہوئی تو آل انڈیا لیول سے مسلم ڈیلیگیشن اٹھ کر یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ٹیم پرائم منسٹر سے اور سینٹرل مائنورٹی منسٹر سے جا کے بات کر سکتے تھے، وہاں جا کر سارے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر سکتے تھے۔ امینڈمنٹ بل ڈرافٹ ہو کر پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے اعلیٰ سطح پر بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ اپنے اسد الدین اویسی صاحب تو سینٹرل مائنورٹی منسٹر کے بہت قریب ہے،
डेली बात होते रहती, अमित शाह से फोन पर बात होती, पाकिस्तान को दूल्हे भाई है बोल के बताने सोब के साथ मिलके जा सकते, तो भारत देश के मुसलमानों के लिए उसी लेवल पर उन सब से बात क्यों नहीं कर सकते? जब अपनी रियासत में बनने वाले हर सीएम को बुरा बोल के, हर सीएम की बेइज्जती करके, फिर वो सीएम बनने के बाद उनसे जाके दोस्ती यारी कर सकते, तो फिर भारत देश के मुसलमानों के लिए प्राइम मिनिस्टर से मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? मुसलमानों के लिए नेशनल लेवल की और स्टेट लेवल की पॉलिसी में इतना फर्क क्यों? यहां पर मैं साफ तौर पे बता दूं कि मुसलमानों की हर मामले में हार क्यों हो रही, क्योंकि हर वक्त दीनी जलसों से मोदी मोदी कहकर मुसलमानों के जहनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नेगेटिविटी बिठा दी गई। जबकि यह मुल्क हमारा है, इंडिया हमारा है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वो भी हमारा है। वी मस्ट रेस्पेक्ट द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वहां तक मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना लाजिम है। लेकिन आप लोग गौर कर लीजिए कि जलसे और तकरीरों के जरिए से मुसलमानों के जहन इस तरीके से पलट दिए जाते कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो मुसलमान अपोजिशन समझते। मुसलमानों को जानबूझकर सेंट्रल मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुसलमानों को कट करके रखा गया है। दीनी जलसे तकरीरों से मुसलमानों के सामने मोदी को बुरा कहने वाले खुद जाके मिल लेते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को मिलने नहीं देते। और अगर जो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर से मिले उन्हें गद्दार नबी, गद्दार मिल्लत, मीर सादेक, मीर जाफर और यजीद कहकर मुसलमानों में उनको जलील किया जाता है और खुद मिलकर ईमान वाले बने रहते। बहरहाल हमेशा की तरह मुसलमानों से टाइम पास करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल और उम्मीद पोर्टल का वक्त गुजार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त दिए कि उम्मीद पोर्टल की डेट बढ़ाई जाए, हम रजिस्ट्रेशन करने तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया। हमारे लोग जो मुसलमानों के बड़े जिम्मेदार बनकर 1.5 साल से जो उगल रहे थे वो आज खुद निगलने तैयार है, लेकिन टाइम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी मौका है। मुसलमानों की तरफ से एक वफ्द, एक टीम जाकर सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और उनको जताएं कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड यू आर अवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रेस्पेक्ट द चेयर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और उन्हें बताएं कि हम किसी सियासी इमाम के ताबे नहीं हैं। भारत देश का मुसलमान किसी सियासी पार्टी का मोहताज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमानों का सही रिप्रेजेंटेशन देते हुए माइनॉरिटी मिनिस्टर को बताएं, होम मिनिस्टर को बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बताएं कि हम भारत देश के मुसलमानों की और उनके वक्फ जायदादों की फिक्र में आए हैं। और अपनी बात उनके सामने रखते हुए उम्मीद पोर्टल की डेट आगे बढ़ाने उनसे रिक्वेस्ट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह डेट जरूर आगे बढ़ेगी। लेकिन खुशफहमी में ना रहें। अभी जितना भी टाइम है उसे गनीमत समझकर उम्मीद पोर्टल पर जल्द से जल्द अपनी वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो ये थे सैयद शाह हुसैनी साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे तीखे सवाल किए हैं उन लोगों से जो अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं। तो उनके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आप सबकी क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्ट्रेट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।